हेलो दोस्तों, वेलकम टू आओ करें तैयारी। दोस्तों हम देख रहे हैं एमपीपीएससी प्री टेस्ट 2023। इस क्रम में आज हम देखेंगे चेतन मीना इंस्टीट्यूट का टेस्ट नंबर 5, जो कि एमपीपीएससी प्री सिलेबस की यूनिट 3 को कवर करेगा। यूनिट 3 मींस एमपी ज्योग्राफी, मध्य प्रदेश के भूगोल को कवर करेगा। इस टेस्ट में टोटल 100 क्वेश्चन को देखेंगे। और दोस्तों न केवल हम 100 क्वेश्चन को देखेंगे, बल्कि हर क्वेश्चन को एक टॉपिक मानकर उसका हम डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे, साथ ही उसके सारे ऑप्शन को देखेंगे। इससे आप जो पहले पढ़ रखे हैं उसका रिवीजन होगा, साथ ही साथ आपका असेसमेंट होगा कि आप कितना कर पा रहे हैं। और यही इस समय की जरूरत है, ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करना और ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू को देखना। तो स्टार्ट करते हैं इस टेस्ट को। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। मध्य प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से द्वितीय राज्य। और अब क्या पूछ रहा है, क्षेत्रफल देश का कितने प्रतिशत है। तो हम सेकंड पोजीशन तो है, पर भारत के क्षेत्रफल से मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितने परसेंट है, तो 9.38% है। तो भारत के क्षेत्रफल का मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल 9.38% है। अब हमको क्षेत्रफल भी जानना जरूरी है कि भारत मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है कितना, तो 3,08,252 स्क्वायर किलोमीटर ये मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल 3,08,252 स्क्वायर किलोमीटर है। और हमको माइल्स में भी जाना है, तो किलोमीटर में माइल्स में भी जानना जरूरी है। तो माइल्स में कितना, 1,19,017 स्क्वायर माइल्स है। तो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल 1,19,017 स्क्वायर माइल्स है। और पॉपुलेशन के आधार पर, ये तो हमने देखा क्षेत्रफल के आधार पर। पॉपुलेशन के आधार पर कौन सा है, पॉपुलेशन के आधार पर कौन सा है, तो पॉपुलेशन के आधार पर 6 है। अब मध्य प्रदेश की पॉपुलेशन कितनी है, तो मध्य प्रदेश की पॉपुलेशन है 72626809। दोस्तों मैं ऐसे याद करके रखा हूं, आप अपने अकॉर्डिंग याद कर लेना। तो मध्य प्रदेश पॉपुलेशन के बेस पर छठे नंबर पे आता है। पॉपुलेशन है 72626809। इसको मैं मोबाइल नंबर के तरीके से याद किया हूं, आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना। ये हो गया 6 प्लेस अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन। एंड अकॉर्डिंग टू एरिया बेसिस किस प्लेस पे, सेकंड प्लेसेस में है। और जो इंडिया की एरिया से मध्य प्रदेश का एरिया 9.38% है। ठीक है, और एरिया हमने देख लिया। और साथ में हम यहीं पे डेंसिटी देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश का घनत्व कितना है। तो मध्य प्रदेश का घनत्व कितना है, 236 है। मध्य प्रदेश का घनत्व कितना, 236 है। तो इस प्रश्न को देख लिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का था, मध्य प्रदेश के विभाजन से प्रदेश को सर्वाधिक क्षति किस दृष्टि से हुई है। तो मध्य प्रदेश के डिवीजन से सर्वाधिक अगर क्षति की बात करते हैं तो आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक क्षति हुई है। वैसे तो शैक्षणिक, सामाजिक और भौगोलिक भी हुई है, बट अगर सर्वाधिक प्रश्न में पूछा तो सर्वाधिक क्षति हमको आर्थिक दृष्टिकोण से हुई। तो सही ऑप्शन हो जाएगा डी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। बारहसिंघा को कब राजकीय पशु घोषित किया गया है। तो बारहसिंघा को राजकीय पशु कब घोषित किया गया है, तो सही जवाब हो जाएगा 1 नवंबर 1981। 1 नवंबर 1981 को बारहसिंघा को राजकीय पशु घोषित किया गया है। दोस्तों 1 नवंबर 1981 को राजकीय पशु ही नहीं, हमारा राजकीय पक्षी भी घोषित किया गया है। तो पहली चीज हमें पता होना चाहिए, हमारी राजकीय पक्षी क्या है, दूधराज है। और यह कब घोषित किया गया है, यह भी 1 नवंबर 1981 को घोषित किया गया है। और क्या, 1 नवंबर 1981 को ही राजकीय वृक्ष की भी घोषणा की गई है। और राजकीय वृक्ष क्या है, हमारा बनियान ट्री है, बरगद का वृक्ष है। तो ये पशु, पक्षी और वृक्ष की घोषणा कब की गई, 1 नवंबर 1981 की गई है। और दोस्तों हाँ, और भी पता होना चाहिए, राज्य की मछली कौन सी है हमारी, तो राज्य की मछली कौन सी है, महाशीर है। ये भी आपको पता होना चाहिए। और ये महाशीर मिलती कहाँ है, तो ये नर्मदा नदी में मिलती है, नर्मदा नदी में मिलती है। इसकी राजकीय मछली की घोषणा कब हुई थी, तो 2011 में हुई थी। और साथ में हम राजकीय खेल भी देख लेते हैं। तो मध्य प्रदेश का राजकीय खेल क्या है, तो मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है दोस्तों मलखंभ। और इसकी घोषणा कब हुई है, राजकीय खेल तो हमने देख लिया मलखंभ है, और राजकीय खेल की घोषणा कब हुई है, तो 2013 में हुई है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। लाल पीली मिट्टी के रंग में पीला रंग के लिए उत्तरदायी है। तो दोस्तों प्रश्न में पूछ रहा है, लाल पीली मिट्टी में पीला रंग के लिए क्या उत्तरदायी है। तो पीला रंग के लिए दोस्तों फेरिक ऑक्साइड उत्तरदायी है। क्या उत्तरदायी है दोस्तों, फेरिक ऑक्साइड उत्तरदायी है। और लाल पीली मिट्टी में हम देखते हैं कि लाल रंग किसके कारण है, लाल रंग का कारण क्या है दोस्तों, तो लाल रंग का कारण है आयरन। आयरन के कारण लाल पीली मिट्टी लाल है। और पीला रंग का कारण क्या है, तो पीला रंग का कारण है फेरिक ऑक्साइड है। फेरिक ऑक्साइड पीला रंग का कारण है। और लाल पीली मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ, ये भी हमको पता होना चाहिए। तो लाल पीली मिट्टी का निर्माण जो हुआ है, ग्रेनाइट और नीच चट्टान जो थी, ग्रेनाइट
और नीस चट्टान के अपरदन से हुआ, ग्रेनाइट और नीस चट्टान के अपरदन से लाल पीली मिट्टी का निर्माण हुआ है। और इसको और क्या कहते हैं दोस्तों, तो लाल पीली मृदा को हम चलका चलका या डोरसा मिट्टी भी कहते हैं, ये भी हमको पता होना चाहिए। लाल पीली मिट्टी को चलका और डोरसा मिट्टी भी कहते हैं। और ये मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 33% भाग पर लाल पीली मिट्टी है। और लाल पीली मिट्टी में क्या होती है, आयरन की अधिकता होती है। ये सब पॉइंट आपको पता होना चाहिए, आयरन की अधिकता होती है। और ये लाल पीली मिट्टी किस कृषि के लिए उपयुक्त है, किस फसल के लिए उपयुक्त है, तो धान के कृषि के लिए, धान की फसल के लिए लाल पीली मिट्टी सर्व से उपयुक्त मानी जाती है। यहीं पे कुछ चीजों को और हम देखते हैं, इसको आप नोट बना के लिख लीजिए, ये बहुत जरूरी है। जैसे हम देखते हैं कि काली मिट्टी, काला का क्या, काली मृदा में काला किसके कारण है, तो काली मृदा में कालापन जो है वो टेटनीफेरस मैग्नेटाइट के कारण है, मैग्नेटाइट है। जैसे यहाँ पे प्रश्न पूछा दोस्तों कि लाल पीली मिट्टी में पीला कलर किसके है, तो हमको पता होना चाहिए फेरिक ऑक्साइड। ऐसे ही हमको क्वेश्चन में पूछ सकता है कि काली मृदा में काला होने का क्या है, काला का क्या कारण है, तो टेटनीफेरस मैग्नेटाइट कारण है। और लाल पीली मृदा तो हमने देख लिया, लाल का कारण है आयरन और पीला का कारण है फेरिक ऑक्साइड। इसी तरीके से हम देखते हैं लेटराइट में, लेटराइट मृदा में जो भूरा और सफेद रंग होता है, भूरा और सफेद रंग, उसका कारण क्या है, तो लेटराइट रंग में भूरा और सफेद रंग का कारण क्या है, केओलिन है। क्या है कारण, भूरा और सफेद रंग का कारण केओलिन है। तो हमको इस बात को ध्यान में रखना है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है दोस्तों, मध्य प्रदेश की जलोढ़ मृदा की निम्न में से कौन सी विशेषताएं हैं। तो यहाँ पे जलोढ़ मृदा की हमको विशेषताएं देखना है। चंबल नदी द्वारा निक्षेपित पदार्थों से निर्मित है, बिल्कुल सही। नाइट्रोजन एवं फास्फोरस की कमी होती है, बिल्कुल सही। बालू की अधिकता पाई जाती है, बिल्कुल सही। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, सही ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी। तो जलोढ़ मृदा की ये सारी विशेषताएं हैं, इस तरह से हमने देखा। और अब हम देखते हैं इसका निर्माण कैसे होता है। तो जलोढ़ मृदा का निर्माण कैसे, निर्माण नदियों के अवसाद से होता है। जो नदियां अवसाद लाती हैं, तो नदियों के अवसाद के डिपोजिशन से जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। और जलोढ़ मिट्टी को और कौन सी मिट्टी कहते हैं, तो जलोढ़ मिट्टी को दोमट मिट्टी भी कहते हैं। और ये मध्य प्रदेश के कितने % भाग पर है, तो मध्य प्रदेश के 3% भाग पर जलोढ़ मिट्टी देखने को मिलती है हमको। और इसमें कौन से पोषक तत्वों की अधिकता होती है, तो पोटास की इसमें अधिकता होती है। पोटास की क्या होती है, अधिकता होती है जलोढ़ मृदा में, जिसके कारण ये क्या होती है, जलोढ़ मृदा उपजाऊ बनती है पोटास की अधिकता के कारण। और किस चीज की कमी होती है, तो कमी किसकी होती है, नाइट्रोजन की कमी होती है, नाइट्रोजन की कमी होती है। और कौन सी फसल के लिए जलोढ़ मृदा उपयुक्त है, तो हम देखते हैं गेहूं और गन्ना के लिए जलोढ़ मृदा बहुत ही उपयुक्त मानी जाती है। और जलोढ़ मृदा हमको किस क्षेत्र में मिलती है, तो दोस्तों जलोढ़ मृदा हमें चंबल के क्षेत्र में मिल जाती है, देखने पे चंबल और नर्मदा घाटी क्षेत्र, चंबल और नर्मदा घाटी क्षेत्र पे। एक बार हम रिवाइज करते हैं दोस्तों। तो इस क्वेश्चन में जलोढ़ मृदा की विशेषताएं दी गई है, जैसे चंबल नदी द्वारा निक्षेपित पदार्थों से निर्मित होती है, नाइट्रोजन एवं फास्फोरस की कमी होती है, बालू की अधिकता हो जाती है। तो दोस्तों ये सारी फीचर किसके हैं, जलोढ़ मृदा के हैं। अब हमें ये जानना है कि जलोढ़ मृदा का निर्माण कैसे होता है। तो जलोढ़ मृदा का निर्माण नदियों के द्वारा लाए गए अवसाद के जमाव से होता है। जलोढ़ मृदा को और क्या कहते हैं, तो दोमट मिट्टी भी जलोढ़ मृदा को कहते हैं। और यह मध्य प्रदेश के 3% भाग पर देखी जाती है। और जलोढ़ मृदा में पोटास की अधिकता होती है, जो इस मृदा को उपजाऊ बनाता है। और कमी किस चीज की होती है, तो नाइट्रोजन की कमी होती है। और जलोढ़ मृदा किन फसल के लिए, कौन सी फसल के लिए अनुकूल है, तो जलोढ़ मृदा में गेहूं और गन्ना के उत्पादन के लिए अनुकूल है। और कहाँ पे मिलती है, तो चंबल और नर्मदा घाटी क्षेत्र में हम जलोढ़ मृदा को देख सकते हैं। इस तरह से हम जलोढ़ मृदा के बारे में डिटेल्स एनालिसिस किए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जलोढ़ मिट्टी मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है, तो दोस्तों जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार की होती है। और ऑप्शन में कहीं दो नहीं दिया है, इसलिए सही जवाब क्या हो जाएगा, कोई नहीं हम कह सकते हैं नॉट। जलोढ़ मृदा मुख्य रूप से कितने प्रकार की हो सकती है, तो इसमें इसका ऑप्शन ये देंगे, क्योंकि जलोढ़ मृदा दो प्रकार की होती है। दो प्रकार की कौन कौन सी दोस्तों, तो एक को हम कहते हैं बांगर और दूसरे को बोलते हैं खादर। बांगर किसे कहते हैं, ये कौन सी होती है, पुरानी जलोढ़ होती है, ओल्ड एलोवियल सोयल।
पुरानी पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी अपेक्षाकृत कम उपजाऊ होती है। खादर क्या होता है? न्यूज एलोबियल सॉइल, नई जलोढ़ मृदा होती है और ये अपेक्षाकृत ज्यादा ज्यादा उपजाऊ होती है। तो इस तरह से हम देखते हैं जलोढ़ मृदा के दो प्रकार देखे जाते हैं। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में शीत ऋतु में लौटने वाले मानसून से होने वाली वर्षा को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों प्रश्न है, शीत ऋतु में जो लौटती हुई मानसून के कारण वर्षा प्राप्त होती है तो उसको क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसको कहते हैं मावठा। मावठा कहते हैं, शीत ऋतु से लौटते समय वर्षा जो होती है मावठा कहते हैं। और इसका मावठा का क्यों होती है? तो ये शीत ऋतु में वर्षा होती है, किस कारण होती है? तो पश्चिमी पश्चिमी विक्षोभ के कारण यह वर्षा मिलती है। और ये कहाँ देखी जाती है? उत्तर के मैदानों में या उत्तरी मैदान क्षेत्र में यह देखी जाती है। साथ में हम जानते हैं शीत ऋतु को मध्य प्रदेश में क्या कहा जाता है? तो शीत ऋतु को मध्य प्रदेश में शियाला कहा जाता है। अब जब शीत देखा तो हम ग्रीष्म देख लें। ग्रीष्म ऋतु को मध्य प्रदेश को क्या कहा जाता है? यूनाला कहा जाता है, यूनाला कहा जाता है। और वर्षा ऋतु को मध्य प्रदेश में क्या कहा जाता है? चौमासा कहा जाता है, चौमासा कहा जाता है। तो ठीक है, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी मावठा। अगला प्रश्न, मालवा का पठार किस चट्टान से निर्मित है? तो दोस्तों मालवा का चट्टान दक्कन ट्रैप से निर्मित है। तो मालवा का पठार ज्वालामुखी विस्फोट लावा के जमाव से दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ, उससे निर्मित है। तो दक्कन ट्रैप से निर्मित है। और ये दक्कन ट्रैप में हम देखते हैं कि इसमें हमको कैसे मृदा मिलती है? तो ब्लैक सॉइल मिलती है। तो ब्लैक सॉइल का निर्माण कैसे होता है? बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से इसका निर्माण हुआ है। बेसाल्ट जो रॉक थी उसके टूटने से निर्माण हुआ है। इसके टूटने से निर्माण हुआ है, इसलिए यहाँ पे कैसी मृदा पाई जाती है? इसमें काली मृदा पाई जाती है। और मालवा का पठार मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल में कितने परसेंट है? तो 28% ऑफ एमपी एरिया, मध्य प्रदेश के टोटल क्षेत्र में मालवा को हम देखते हैं 28% का क्षेत्रफल है। और प्राकृतिक दृष्टिकोण से ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा है, प्राकृतिक दृष्टिकोण से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा भाग है। और मालवा को और क्या कहते हैं? मालवा को गेहूं की डलिया कहते हैं, क्योंकि यहाँ सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन होता है। जब हम गेहूं को डलिया देखें तो यहीं पे देख ले, सरसों की डलिया किसे कहते हैं? तो सरसों की डलिया किसे कहते हैं? मुरैना को कहते हैं। अभी हम मालवा के बारे में देख रहे हैं। तो मालवा मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल का 28% है और इसे क्या कहते हैं? गेहूं की डलिया कहते हैं। ये चीज हमने देखा। और मालवा से कर्क रेखा एकदम मध्य से गुजरती है। तो मालवा के मध्य से हम देखते हैं कर्क रेखा गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है। और मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? तो मालवा की पठार की सबसे ऊंची चोटी सिंगार है, जो कि कितने किलोमीटर है? 881 मीटर देखते हैं। और दूसरी सबसे ऊंची चोटी क्या है? जनापाव हिल्स, जो कि 854 मीटर है। तो ये हुआ मालवा का पठार, जो कि 28% भाग पर है। गेहूं की डलिया कहते हैं, प्रकृति रूप से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा भाग है। और मालवा के पठार के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है। मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सिगार है 881 मीटर, दूसरी है 854 मीटर जनापाव की पहाड़ी। अब मालवा के पठार का निर्माण दक्कन ट्रैप से हुआ है। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। प्रदेश के उन भागों में शुष्क कटीले वन पाए जाते हैं जहां वर्षा कितनी होती है? 75 सेंटीमीटर से कम होती है। वहां पे कैसे वन पाए जाते हैं? शुष्क कटीले वन पाए जाते हैं। यह मध्य प्रदेश के किस क्षेत्रों में देखना है? तो यह मध्य प्रदेश के नॉर्दर्न है, उत्तरी क्षेत्रों में देखने को मिलता है, जहां 75 डिग्री सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम के कार्य एवं उद्देश्य हैं। तो हमें इसके राज्य वन विकास निगम के कार्य एवं उद्देश्य को देखना है। तो वनोपज का आर्थिक दृष्टि से दोहन करना, हाँ, राज्य वन विकास निगम का कार्य है। लुगदी पेपर व इससे संबंधित उद्योगों के लिए साधनों की व्यवस्था, ये भी है। काष्ठ आधारित उद्योगों हेतु कच्चे माल की व्यवस्था, ये भी है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? राज्य वन विकास निगम की सभी विशेषताएं क्या है? सभी विशेषताएं राज्य वन विकास निगम की है, जैसे वनोपज का आर्थिक दृष्टि से दोहन करना, लुगदी व पेपर इससे संबंधित उद्योगों के लिए साधनों की व्यवस्था, काष्ठ आधारित उद्योगों हेतु कच्चे माल की व्यवस्था। तो ये सारे क्या है? ये उपयुक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। एक चीज और देखते हैं कि राज्य वन विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1975 में राज्य वन विकास निगम की स्थापना हुई थी, ये जानना जरूरी है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। वन राज्यिक महाविद्यालय फॉरेस्ट स्टेट कॉलेज
कब प्रारंभ किया गया? तो दोस्तों ये कब प्रारंभ किया गया? 1979 में प्रारंभ किया गया। और ये कहाँ प्रारंभ किया गया? तो ये बालाघाट में 1979 में बालाघाट में प्रारंभ किया गया। और यहीं से रेंजरों को प्रशिक्षण दिया जाता था। जो फॉरेस्ट कॉलेज है वहीं से क्या जो रेंजर बनते थे, रेंजर का प्रशिक्षण यहीं से दिया जाता था। तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। विकेंद्रीकृत रोपड़ी योजना क्या है? विकेंद्रीकृत रोपड़ी योजना में अनुदान हेतु प्राथमिकता किसे दी जाएगी? तो किसे दी जाती है? लघु एवं सीमांत कृषकों को विकेंद्रीकृत रोपड़ी योजना में अनुदान दी जाती है और साथ ही इनको प्राथमिकता दी जाती है। तो ध्यान रखना, विकेंद्रीकृत रोपड़ी योजना में लघु एवं सीमांत कृषकों को अनुदान हेतु प्राथमिकता दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 13। मध्य प्रदेश में मिलेट मिशन कब शुरू किया गया? तो दोस्तों मिलेट मिशन कब शुरू किया गया? तो 2020। मिलेट मिशन कब चालू किया गया? मिलेट मिशन 2020 से प्रारंभ किया गया। ध्यान रखना है आपको। मध्य प्रदेश सरकार में किस वर्ष से गिद्ध गणना प्रारंभ की गई? तो गिद्ध गणना कब से प्रारंभ की गई? 2013 से प्रारंभ की गई। 16 जनवरी 2013 को गिद्ध गणना प्रारंभ की गई। ध्यान रखना है, 16 जनवरी 2013 को गिद्ध गणना प्रारंभ की गई, जिसमें कितने गिद्ध मिले? 867 867 गिद्ध पाए गए हैं। तो ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश में गिद्ध गणना 2013 से प्रारंभ की गई है। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में संरक्षित वनों का प्रतिशत है। तो मध्य प्रदेश में संरक्षित वन का प्रतिशत कितना है? 33% है। संरक्षित वन का प्रतिशत 37%। और संरक्षित वन से आशय क्या है? संरक्षित वन उस क्षेत्र को कहते हैं जिसका प्रबंधन एवं प्रशासकीय देखरेख में होता है। जिसका प्रबंधन क्या होता है? प्रशासकीय देखरेख में होता है। पहली बात ये ध्यान रखना है। और इसमें आवागमन की तो सुविधा रहती है, परंतु इन्हें नष्ट करने के लिए दंडनीय अपराध माना जाता है। तो ध्यान रखना है आपको। संरक्षित वन 33% है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक जानवर जो कि मध्य प्रदेश में सभी अभयारण्य और रिजर्व में पाया जाता है और जिसे बाघों का डर नहीं होता, जो सभी अभयारण्य रिजर्व में पाया जाता है और बाघों का डर नहीं होता, उसे हम कहते हैं गौर। क्या पाया जाता है? गौर पाया जाता है। गौर एक ऐसा जानवर है जो कि मध्य प्रदेश के सभी अभयारण्य और रिजर्व में पाया जाता है। और ये क्या होता है? इनका बाघों से डर नहीं होगा, बाघों से डरते नहीं होते। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम इस साल से प्रभाव में आया। ये पहले भी बताए हैं। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 से प्रभाव में आया है। 1972 से प्रभाव में आया है। साथ में जब हम वन जीव संरक्षण अधिनियम देख रहे हैं तो कुछ और अधिनियम देख लेते हैं। जैसे वन संरक्षण अधिनियम कब आया है? वन संरक्षण अधिनियम, तो वन संरक्षण अधिनियम कब आया है? 1980 में आया है। 1980 में वन संरक्षण अधिनियम आया है। और इसी के साथ हम देख लेते हैं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया है? तो ये 1986 में आया है। 1986 में आया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। मध्य प्रदेश में राज्य की नवीन वन नीति को लागू किया गया है। तो मध्य प्रदेश में राज्य की नवीन वन नीति को कब लागू किया गया है? 4 अप्रैल 2005। नवीन वन नीति कब आई है? 4 अप्रैल 2005 को आई है। 4 अप्रैल 2005 को याद रखना है। इसका उद्देश्य क्या है? समुचित विकास और संवर्धन करना। इसका उद्देश्य समुचित विकास और संरक्षण करना है, संरक्षण और संवर्धन को बढ़ावा देना। 4 अप्रैल 2005 को नवीन वन नीति आती है। अगले प्रश्न की ओर, अटल बिहारी वाजपेयी पार्क किस नाम से अधिक जाना जाता है? तो ये इंदौर रीजनल पार्क के नाम से ज्यादा जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 20। किस वर्ष में जैव विविधता विभाग का गठन किया गया? तो जैव विविधता विभाग का गठन कब किया गया? 2003 में। जैव विविधता विभाग कब गठित हुआ? 2003 में गठित होता है। प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। किस राष्ट्रीय उद्यान में वन्य प्राणी संरक्षण हेतु प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध है? तो वन्य प्राणी संरक्षण हेतु प्रशिक्षण की सुविधा कहाँ प्राप्त है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान को प्राप्त है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान को प्राप्त है। ये पहला नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश का, जिसे जिसे कि पहला, ये फर्स्ट नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश को जिसे क्या मिला? टाइगर रिजर्व का दर्जा मिला है। और ये और पहला नेशनल पार्क है जहां पे हवाई पट्टी के लिए जाना जाता है, हवाई पट्टी बनी हुई है। और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस लिए जाना जाता है? तो बारहसिंघा के लिए जाना जाता है। बारहसिंघा की कौन सी प्रजाति यहाँ पाई जाती है? तो यहाँ पे बारहसिंघा की ब्रिडरी प्रजाति पाई जाती है। और सर्वाधिक बाघ भी कहाँ है? हमें सर्वाधिक बाघ भी हमको कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में देखने को मिल जाते हैं। और पहला ऐसा उद्यान है जो अपना खुद का मास्कट जारी किया है। इसका मास्कट क्या है? बारहसिंघा। कौन सा? भूर सिंह है मास्कट इसका। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान हमको कहाँ मिलता है? तो मंडला जिले में मिलता है। ये भी जानना जरूरी है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले का पार्ट है? मंडला जिले का पार्ट है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर
22 कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान कितने वर्ग किलोमीटर में है? तो कान्हा किसली कितने वर्ग किलोमीटर? 940 वर्ग किलोमीटर में। कान्हा किसली नेशनल पार्क कितना है? 940 वर्ग किलोमीटर में है। और यहाँ पे 1974 में किसका पार्ट बना? प्रोजेक्ट टाइगर का पार्ट कब बनता है? 1974 में बनता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 किस राष्ट्रीय उद्यान में रेप्टाइल पार्क स्थित है? तो रेप्टाइल पार्क कहाँ पे स्थित है दोस्तों? तो रेप्टाइल पार्क पन्ना में स्थित है। रेप्टाइल पार्क कहाँ स्थित है? पन्ना में स्थित है। और राष्ट्रीय उद्यानों का इसे रेप्टाइल पार्क को क्या कहा जाता है? इसको राष्ट्रीय उद्यानों का रत्न कहा जाता है। राष्ट्रीय नेशनल पार्क्स का क्या कहा जाता है? रत्न कहा जाता है। रत्न कहा जाता है। और इसके बीचों बीच कौन सी नदी प्रवाहित होती है? बीच केन नदी प्रवाहित होती है। और यहाँ पे और किस लिए फेमस है? यहाँ पे गिद्ध पुनर्वास केंद्र स्थापित किया गया है। और साथ में ही जंगली भैंसे यहाँ पे सर्वाधिक हैं। जंगली भैंसे किस नेशनल पार्क में सर्वाधिक हैं? तो ये है रेप्टाइल पार्क में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 काला हिरण कहाँ का विशेष आकर्षण है? तो दोस्तों काला हिरण कहाँ का विशेष आकर्षण है? तो सतपुड़ा अभयारण्य का विशेष आकर्षण है। और सतपुड़ा अभयारण्य के बीचों बीच कौन सी नदी है? जैसे हमने अभी देखा कि रेप्टाइल के बीचों बीच कौन सी नदी बह रही थी? केन बह रही थी। इसी तरीके से सतपुड़ा के बीचों बीच देनवा याद रखना है आपको, देनवा नदी प्रवाहित होती है। और सतपुड़ा अभयारण्य को बायोस्फीयर रिजर्व की श्रेणी में रखा गया है, ये भी ध्यान रखना है। और काला हिरण के लिए ये क्या है? जाना जाता है, इसका विशेष आकर्षण है। और ये कहाँ पे स्थित है सतपुड़ा अभयारण्य? तो ये होशंगाबाद में स्थित है। होशंगाबाद में स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 मध्य प्रदेश में मेट्रो रेल सेवा हेतु केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृति कब प्रदान की गई? तो मेट्रो रेल की सेवा के लिए 4 सितंबर 2018 को मेट्रो रेल सेवा के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 जुई बुलबुल जो कि एक पहाड़ी पक्षी है कहाँ पाया जाता है? जुई बुलबुल एक पहाड़ी पक्षी है जो पचमढ़ी में पाया जाता है। पचमढ़ी में पाया जाता है। पचमढ़ी मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन है। एकमात्र हिल स्टेशन, इसको भी नहीं भूलना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 पचमढ़ी किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों ये तवा नदी के किनारे स्थित है। और तवा किसकी सहायक नदी? तो तवा नर्मदा की सहायक नदी। नर्मदा की सहायक नदी तवा के किनारे पचमढ़ी स्थित है। और यह मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन है, मुख्य पर्यटन क्षेत्र है, जैसा कि पहले भी आपको बताया। अगले प्रश्न 28 की ओर बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में झील संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना कब की गई? तो झील संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना 2004 में की गई। झील संरक्षण प्राधिकरण कब बना? 2004 में बना। और इसका मुख्यालय कहाँ? तो इसका मुख्यालय होगा दोस्तों भोपाल में। झील संरक्षण प्राधिकरण का मुख्यालय भोपाल में होगा। ये इसका काम क्या है? जल संसाधन के संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए प्रमुख सलाहकारी संस्था है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 मध्य प्रदेश के मालवा के पठार की भौगोलिक स्थिति क्या है? तो मालवा के पठार की भौगोलिक स्थिति को हमें जानना है। विभाग 22-17 से 25-28 उत्तरी अक्षांश 74-20 से 79-20 पूर्वी देशांतर के मध्य है। उपरोक्त आभा और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पश्चिमी भाग में 22 डिग्री 17 मिनट उत्तरी अक्षांश से 25 डिग्री 8 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। और देशांतर कितना है? 74 डिग्री 20 मिनट से 79 डिग्री 20 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है, ये ध्यान रखना। और ये कौन कौन से क्षेत्रों को मालवा का पठार समाहित करता है? जैसे गुना, राजगढ़, मंदसौर, सीहोर, रायसेन, ये सब किसके पार्ट है? मालवा के पार्ट है, ध्यान रखना है आपको। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मिट्टी सुमेलित करना है हमको। तो काली मिट्टी कहाँ पे मिलती है दोस्तों? तो काली मिट्टी हमको मालवा में मिलती है। मालवा में काली मिट्टी मिलती है। लाल मिट्टी कहाँ मिलती है? रीवा पन्ना के पठार में लाल मिट्टी मिलती है। जलोढ़ मिट्टी मध्य भारत के पठार में मिलती है। और लेटराइट मिलती है छिंदवाड़ा और बालाघाट में। लेटराइट कहाँ है? छिंदवाड़ा और बालाघाट में है, तो ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 मध्य भारत के पठार में पाला और कोहरा पड़ने का निम्न में से क्या कारण है? तो मध्य भारत में जो पाला और कोहरा पड़ता है उसका क्या कारण है? तापमान गिर जाने के कारण हमको क्या मिलता है देखने के लिए? कोहरा और पाला देखने को मिलता है। जब अत्यधिक मध्य भारत के पठार में जब अत्यधिक सर्दी होती है, जब अत्यधिक सर्द का मौसम होता है, तो उसमें ठंड के मौसम में पाला और कोहरा पड़ने की संभावना अधिक होती है। जब सर्दी मौसम होता है उसमें पाला और कोहरा ज्यादा पड़ता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 32, रीवा पन्ना के वनों में बहुतायत में पाया जाने वाला वृक्ष है, तो सेमल वृक्ष रीवा पन्ना के क्षेत्रों में बहुतायत में पाया जाता है। सेमल वृक्ष ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं 33, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई है, तो मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना 1974 में हुई है। 1974। और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय भोपाल में स्थित है और इसका उद्देश्य जल स्रोत वायु गुणवत्ता पर सतत निगरानी रखना। तो एक तो जल स्रोत पर और दूसरा वायु गुणवत्ता पे हमको क्या रखना है, निगरानी रखना है। वायु गुणवत्ता पे निगरानी रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। मालवा की पठार की औसत ऊंचाई कितनी है, तो औसत ऊंचाई कितनी है, 300 से 600 मीटर है। औसत ऊंचाई 300 से 600 मीटर है। और प्रदेश की मालवा की सबसे ऊंची चोटी हमने देखा ही है, कौन सी है, तो दोस्तों ये है सिगार और इसकी लंबाई 881 है। दूसरी है जनापाव जिसकी लंबाई कितनी है, 854 है। जनापाव, जनापाव। तो ये हम बात कर रहे थे मालवा की पठार की। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, सतपुड़ा मैकाल में कैसी जलवायु पाई जाती है, तो दोस्तों सतपुड़ा और मैकाल क्षेत्र में अधिक गर्म तथा साधारण ठंडी, अधिक गर्म और साधारण ठंडी देखते हैं सतपुड़ा और मैकाल क्षेत्र में। इसका कारण क्या है कि इस क्षेत्र में अधिकतम तापमान 30 डिग्री और न्यूनतम तापमान 10 से 12 डिग्री तक रहता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 36, मालवा के पठार का क्षेत्रफल कितना है, तो मालवा के पठार का क्षेत्रफल 8822 है। मैं ऐसे याद करके रखा हूं, आप देख लेना। मालवा के पठार का क्षेत्रफल 8822 है। 88 और 222 है, ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, कुड़प्पा शैल समूह निम्नलिखित में से कौन सा पठार खनिज भंडार पाया जाता है, तो दोस्तों इसका कौन क्या आंसर है, इसका हीरा। हीरा निम्नलिखित में से कौन सा पठार खनिज भंडार पाया जाता है, तो कडप्पा शैल समूह में रीवा पन्ना का पठार में पाया जाता है, या हीरे की खानें पाई जाती है। हीरा मुख्य रूप से पन्ना हिनौटा से निकाला जाता है। तो कौन से खनिज भंडार है कडप्पा में, हीरा। और एक किस श्रेणी का पार्ट है, तो ये भी ध्यान रखना है, कडप्पा का बिजावर, बिजावर श्रेणी का पार्ट है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38, नर्मदा सोन घाटी में मुख्यतः किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो दोस्तों नर्मदा सोन घाटी में गहरी काली मिट्टी पाई जाती है, गहरी काली मिट्टी पाई जाती है। और ये किसके लिए, लोहा एल्युमिनियम किसके लिए प्रसिद्ध है, आयरन एल्युमिनियम, एल्युमिनियम और चूना, और चूना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 39, मध्य प्रदेश में टूटी और नालीदार प्रकार की कौन सी चट्टानें पाई जाती है, तो टूटी और नालीदार कौन सी, रॉक्स। कडप्पा रॉक्स कैसी पाई जाती है, टूटी और नालीदार प्रकार में की कौन सी चट्टानें पाई जाती है, तो कडप्पा रॉक्स पाई जाती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 40, केंद्रीय उच्च भूमि को किस नाम से भी जाना जाता है, तो केंद्रीय उच्च भूमि को गंगा नदी बेसिन, गंगा नदी बेसिन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस क्षेत्र से निकलने वाली अधिकांश नदियां गंगा जल निकास प्रणाली का हिस्सा है। तो केंद्रीय उच्च भूमि को गंगा नदी बेसिन भी कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते, चंबल नदी का उद्गम वांच व्यू पॉइंट किस शिखर पर है, तो वांच व्यू पॉइंट किस शिखर पे है दोस्तों, तो ये है जनापाव हिल्स। जनापाव हिल्स, चंबल नदी का उद्गम कहां से, जनापाव हिल्स के वॉच व्यू पॉइंट से होता है। ये कितने मीटर का है जनापाव, 854 मीटर का है। इसका उद्गम जनापाव पर्वत से होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 42, मध्य भारत निम्नलिखित में से किस भौतिक संरचना को बिंद स्कार प्लान कहा जाता है, तो बिंद स्कार प्लान किसे कहा जाता है, तो इसका जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, रीवा पन्ना के पठार को क्या कहता है, बिंद स्कार प्लान कहा जाता है। और इसका क्या कारण है कि बिंद की चट्टानों में दरारें और भ्रंश आदि के कारण इसे बिंद स्कार प्लान कहा जाता है। प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 43, मध्य प्रदेश का अक्षांशीय एवं देशांतरी विस्तार कितना है, तो मध्य प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार कितना है, 21 डिग्री 6 मिनट, 21 डिग्री 6 मिनट से 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 74 डिग्री 9 मिनट से 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर है। तो पहला सही ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन गलत, तीसरा गलत, चौथा गलत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 43 का 1। पूर्व से पश्चिम लंबाई कितनी है, पूर्व से पश्चिम लंबाई है 870, 870 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण की ओर 605, और इसका कितना है 605 किलोमीटर है। इस तरह से हम, सही आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 44, नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सा जिला समूह बघेलखंड से संबंधित है, शहडोल सिंगरौली सीधी, ये किससे संबंधित है, बघेलखंड से संबंधित है।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली विंध्य चट्टानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका असत्य है। ग्रेनाइट एवं कंग्लोमरेट की निक्षेप से पन्ना जिले के पूर्वी भाग में केन नदी घाटी क्षेत्र पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। रीवा श्रृंखला का विस्तार कैमूर श्रृंखला के उत्तर पश्चिमी सागर, पन्ना, दमोह जिलों तक है, तो यह भी बिल्कुल सही है। रीवा श्रृंखला के निचले भाग को पन्ना सैल और ऊपरी भाग को झिरी सैल के नाम से जाना जाता है, ये भी सही है। कैमूर श्रेणी की चट्टानों में ग्रेफाइट और कोयले के अवशेष पाए जाते हैं, तो ये गलत जवाब होगा। कैमूर श्रेणी में कोयले के अवशेष पाए जाते हैं, ये कैसा है? गलत जवाब है, तो यही सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। हम क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न में से कौन सा पठार छोटा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन से छोटा है? तो बघेल के खंड के पठार को बोलते हैं कि ये क्या क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा है, बघेल खंड के पठार। बघेल खंड के पठार क्या क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा देखा जाता है। और इसके कितने 7% है, 7% है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। काली मृदा का एक अन्य नाम क्या है? काली मृदा का एक अन्य नाम क्या है? ह्यूमस, रेगुर, भर्री, कन्हार, ये क्या है? ये सारे नाम है। ह्यूमस, रेगुर, भर्री, कन्हार, ये क्या है? ये सारे काली मिट्टी के अन्य नाम है, अन्य नाम है। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग सही उत्तर चुनिए। तो काली मिट्टी का तत्व है सूची 1 में, सूची 2 में उसका परसेंटेज है। तो काली मिट्टी का कौन कौन सा तत्व किस परसेंटेज में है, तो हम देखते हैं। जैसे हमें पता है कि काली मिट्टी में क्या होता है, नाइट्रोजन की कमी होती है, तो सबसे कम क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन हो जाएगा। और सबसे ज्यादा किसकी अधिकता किसकी होती है? तो आयरन ऑक्साइड की होती है, तो ऐसे आपको मिलाना है। वो मैग्नीशियम भी मिलता है और साथ में कार्बन की भी क्या होती है? कमी होती है। तो इस तरह से हम इस सूची को मिला लेंगे और सही आंसर क्या हो जाएगा? इस सूची के अकॉर्डिंग सही आंसर हो जाएगा 4321। 4321 बी ऑप्शन इज अ राइट ऑप्शन हो जाएगा, 4321। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो सूची 1 में मृदा है और सूची 2 में जिला है। तो कौन सी मृदा किस जिले में पाई जाती है? तो जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा कहाँ पाई जाती है? तो ये मुरैना के क्षेत्र में पाई जाती है, जो नदियों के द्वारा लाए गए अवसाद से बना होता है जलोढ़ मृदा। और काली मृदा कहाँ पाई जाती है? तो ये खंडवा निवाड़ एरिया में काली मृदा पाई जाती है। और लेटेराइट कहाँ पाई जाती है? तो लेटेराइट बैतूल में पाई जाती है। और लाल पीली मिट्टी बालाघाट में पाई जाती है। तो ध्यान रखना आपको, जलोढ़ मिट्टी कहाँ है? नदन पार्ट ऑफ एमपी है, मुरैना में पाई जाती है। काली मिट्टी खंडवा में पाई जाती है, लेटेराइट बैतूल में पाई जाती है और लाल पीली मिट्टी बालाघाट में पाई जाती है। इस तरह से इसका सही आंसर हो जाएगा डी 2143। 2143 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, मध्य प्रदेश की बंजर भूमि किसका परिणाम है? तो मध्य प्रदेश की बंजर भूमि किसका परिणाम है? तो दोस्तों गली कटाव का परिणाम है। मध्य प्रदेश बंजर भूमि, गली, या इसी को क्या बोलते हैं? अवनालिका। अवनालिका, अवनालिका कटाव या अपना अवनालिका अवर्धन का परिणाम है। ये किसके? चंबल नदी और उसकी सहायक नदियों के द्वारा बड़े भूभाग पर गहरे खड्ड बन जाते हैं। चंबल और उसकी सहायक नदियों के द्वारा बड़े भूभाग पर खड्ड, बड़े बड़े खड्ड में बदल जाते हैं और ये बीहड़ का निर्माण करते हैं, जो हमें कहाँ पे देखने को मिल सकता है? गली कटाव, ये हमको भिंड मुरैना के क्षेत्र में देखने को मिल सकता है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वतमाला क्रमशः से बनी है। तो दोस्तों विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वतमाला किससे बनी है? क्वार्ट्ज, रेत और ग्रेनाइट तथा बेसाल्ट से बनी हुई है। तो ये कैसे बनी? विंध्याचल पर्वत श्रृंखला मुख्य रूप से क्वार्ट और रेत से, विंध्याचल किससे बनी है? क्वार्ट और रेत से बनी हुई है। जबकि सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला को हम देखते हैं किससे बनी हुई है? बेसाल्ट से बनी हुई है, बेसाल्ट चट्टानों से बना हुआ है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, मध्य प्रदेश का प्रमुख हिल स्टेशन पचमढ़ी कहाँ स्थित है? तो दोस्तों पचमढ़ी कहाँ स्थित है? तो पचमढ़ी महादेव हिल्स में स्थित है, महादेव हिल्स में स्थित है। महादेव हिल किसका है? सतपुड़ा रेंज का पार्ट है। किसका पार्ट है? सतपुड़ा रेंज का पार्ट है। सतपुड़ा रेंज का दक्षिणी भाग में महादेव की पहाड़ी स्थित है। इसकी समुद्र तल से 1067 मीटर ऊपर है और इसे पचमढ़ी को क्या कहा जाता है? तो ये ग्रीष्मकालीन राजधानी भी पचमढ़ी को कहा जाता है। तो पचमढ़ी को हम देखते हैं क्या कहा जाता है? ग्रीष्मकालीन राजधानी भी मानी जाती है और सतपुड़ा की रानी भी कहा जाता है। इसको सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। इस तरह से सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, महादेव हिल्स। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कूनो नदी का उद्गम स्थल है। तो कूनो नदी कहां से निकलती है? तो कूनो नदी निकलती है शिवपुरी के पठार से निकलती है। ये शिवपुरी के पठार से इसकी उत्पत्ति हुई है। शिवपुरी के बाद मुरैना के उत्तर में बहती है। इसकी कुल लंबाई 180 किलोमीटर है। तो शिवपुरी का कूनो नदी का उद्गम कहाँ? शिवपुरी के पठार में है।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। नर्मदा चिपरा लिंक परियोजना शुरू की गई थी किस नवंबर 2012, 21 नवंबर 2012 को प्रारंभ की गई थी और इसका उद्घाटन श्री लालकृष्ण आडवाणी ने किया था। और ये कहाँ से है, इस परियोजना का स्थान उज्जैन, उज्जैनी गांव जो इंदौर जिला में है। नर्मदा नदी का पानी बड़वा से उज्जैनी तक 115 किलोमीटर का सफर तय कर उज्जैन पहुंचता है। नर्मदा क्षिप्रा लिंक परियोजना 21 नवंबर 2012 को शुरू की गई थी, ये ध्यान रखना है आपको। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। मध्य प्रदेश में अफवाह तंत्र को कितने भागों में बांटा गया? तो दोस्तों मध्य प्रदेश के अफवाह तंत्र को 6 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं? तो एक तो हो गया गंगा का अफवाह तंत्र, दूसरा हो गया महानदी का अफवाह तंत्र, गंगा महानदी और गोदावरी, इनको ये ध्यान रखना है, गंगा महानदी गोदावरी का अफवाह तंत्र, साथ में हमको नर्मदा ताप्ती और माही का अफवाह तंत्र, नर्मदा ताप्ती माही। मध्य प्रदेश के अफवाह तंत्र को 6 भागों में बांटा गया है, गंगा का अफवाह तंत्र, महानदी का अफवाह तंत्र, गोदावरी नदी का अफवाह तंत्र और नर्मदा नदी का अफवाह तंत्र, ताप्ती नदी का अफवाह तंत्र और माही नदी का अफवाह तंत्र। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। कल्चुरी शासकों द्वारा निर्मित प्राचीन कालीन कर्णमठ किस नदी के तट पर स्थित है? तो दोस्तों कर्णमठ कहाँ पे स्थित है? तो कर्णमठ नर्मदा नदी के तट पर स्थित है और यहीं पे कल्चुरी वास्तुकला का विकास अनूपपुर जिले में नर्मदा नदी के तट पर कल्चुरी शासक गंगेर देव और कर्ण के समय अमरकंटक क्षेत्र में हुआ है। तो कल्चुरी शासकों ने यहाँ कर्णमठ और पातालेश्वर, साथ में हमको कर्णमठ तो है ही है और कौन सा, पातालेश्वर, पातालेश्वर मंदिर की स्थापना की है, पातालेश्वर मंदिर की स्थापना की है। तो ध्यान रखना है कर्णमठ किस नदी के तट पर स्थित है, नर्मदा, और यहीं पे पातालेश्वर मंदिर की भी स्थापना हुई है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 57। मध्य प्रदेश की कौन सी नदी कर्णावती के रूप में प्राचीन ग्रंथों में दर्ज है? तो कर्णावती किसे कहते हैं दोस्तों? तो कर्णावती केन को कहते हैं। केन का प्राचीन नाम क्या था? कर्णावती था। केन नदी के अन्य नाम भी हम देख लेते हैं, जैसे सुक्तमती, केन को और क्या बोलते हैं? कर्णवती के साथ सुक्तवती भी बोलते हैं, श्रावणी भी बोलते हैं। केन का और नाम क्या है? कनास भी बोलते हैं। तो ये केन के प्राचीन नाम है। अब केन निकलती क्या है? केन अहरिया गांव कहां से निकलती है? जबलपुर के अहिरिया गांव से, अहिरिया गांव से निकलती है और विंध्याचल स्थित भंडेर सेड़ी से निकलकर कहा, यमुना में मिल जाती है, यमुना में मिल जाती है। और केन के लिए और एक बात क्या जानना है कि पन्ना राष्ट्रीय उद्यान से गुजरती है, पन्ना नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क से कौन सी नदी गुजरती है? तो ये केन नदी है। और एक कौन सा जलप्रपात बनाती है? तो पांडव, पांडव जलप्रपात बनाती है केन नदी। तो केन नदी इस प्रश्न में पूछा गया था कि कर्णावती के रूप में प्राचीन ग्रंथों में किसे हम जानते हैं? तो केन को जानते हैं। केन का और क्या नाम है? तो केन का और नाम हो जाता है सुक्तमती, श्रावणी, कनास। और ये पन्ना नेशनल पार्क से गुजरती है। केन नदी का उद्गम कहाँ होता है? जबलपुर के अहरिया गांव से होता है और ये आगे चल के यमुना नदी में मिल जाती है। और केन नदी कौन सा जलप्रपात बनाती है? तो पांडव जलप्रपात केन नदी बनाती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। मध्य प्रदेश में सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है, तो कब पड़ती है? तो दोस्तों ये 22 दिसंबर को पड़ती है। सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत रूप से 22 दिसंबर को पड़ती है, ध्यान रखना। ये एमपीपीएससी का बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। प्रसिद्ध मौसम विज्ञानी थानवेट के अनुसार मध्य प्रदेश की जलवायु को कितने प्रकार में वर्गित किया गया? तो थानवेट ने मध्य प्रदेश की जलवायु को 3 भागों में बांटा है, 3 भागों में बांटा है। और उसका आधार क्या है? 3 भागों में बांटने का आधार था वर्षा और तापमान में अंतर, वर्षा एवं तापमान के अंतर के कारण थानवेट ने मध्य प्रदेश की जलवायु को 3 प्रकार में बांटा है। तो ध्यान रखना है आपको। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। मध्य प्रदेश में सामान्यतः कितने ऋतुएं होती हैं जलवायु के आधार पर? तो मध्य प्रदेश में कौन कौन सी 3 ऋतुएं होती है जलवायु के आधार पर? 3 ऋतुएं होती, कौन कौन सी? ग्रीष्म ऋतु होती है मध्य प्रदेश में, और कौन सी ऋतु होती है? वर्षा ऋतु होती है, और कौन सी ऋतु होती है? शीत ऋतु। ग्रीष्म, वर्षा और शीत ऋतु होती है, और इनका स्थानीय नाम भी है। तो मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु को यूनाला कहते हैं, वर्षा ऋतु को क्या बोलते हैं? चौमासा कहते हैं, वर्षा ऋतु को मध्य प्रदेश में चौमासा कहते हैं, और शीत ऋतु को मध्य प्रदेश में सियाला कहते हैं, सियाला कहते हैं। और ये इनका टाइम पीरियड क्या होता है कि जो ग्रीष्म ऋतु है वो 15 मार्च से 15 जून की पीरियड इसका माना जाता है। चौमासा कब होता है? 15 जून से 15 सितंबर तक माना जाता है, 15 सितंबर तक। और 15 सितंबर से तब तक 15 मार्च तक हम शीत ऋतु के समय को मानते हैं। तो प्रश्न था जलवायु के आधार पर कितनी ऋतुएं होती हैं मध्य प्रदेश में? तो 3, ग्रीष्म, यूनाला, वर्षा, चौमासा, शीत, शियाला। इस तरीके से
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र मध्य प्रदेश में स्थित है। तो क्षेत्रीय उप क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? उप क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो भोपाल में स्थित है दोस्तों। सही जवाब क्या हो जाएगा? भोपाल हो जाएगा। यह भोपाल में स्थित है। इसका काम क्या है? मौसम पूर्वानुमान की जानकारी उपलब्ध कराना। मौसम पूर्वानुमान की जानकारी उपलब्ध कराता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वनों में औसत वर्षा होती है। तो औसत वर्षा कितनी होती है? 50 से 100 सेंटीमीटर होती है। उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वनों में औसत वर्षा कितनी होती है? 50 से 100 मीटर होती है। और यहाँ की विशेषता क्या होती है? यहाँ की अच्छी लकड़ी की गुणवत्तापूर्ण लकड़ी मिलती है। लकड़ी की गुणवत्ता यहाँ पे अच्छी होती है। और कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? सामान्यतः यहाँ पे सागौन हो गया, शीशम, नीम, पीपल आदि के वृक्ष यहाँ पे पाए जाते हैं। और एक कौन सा क्षेत्र होता है जो उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वनों के अंतर्गत आता है? तो इसको देखते हैं हमें। जबलपुर, छिंदवाड़ा, दमोह, छतरपुर आदि क्षेत्र इसमें आते हैं। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। 50 से 100 सेंटीमीटर वाले वर्षा को हम उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वनों में रखते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 63, मध्य प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना की गई थी। तो मध्य प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन की स्थापना 5 सितंबर 2007 को की गई थी। कब की गई थी? 5 सितंबर 2007 को की गई थी। और ये किस नियम के? ये डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 है। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट कब का है? 2005 का है। उसी के तहत मध्य प्रदेश में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण 5 सितंबर 2007 को स्थापित किया गया। और इसके मुख्यमंत्री क्या होते हैं? इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। मुख्यमंत्री राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के पदेन अध्यक्ष होते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 64, मध्य प्रदेश में वनों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया? तो दोस्तों वनों का राष्ट्रीयकरण 1970 में किया गया। 1970 में किया गया था। और ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य है। तो भारत का जो है पहला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश है जो क्या किया? वनों का राष्ट्रीयकरण किया है। और 100% वनों का राष्ट्रीयकरण किया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, मध्य प्रदेश में सामाजिक वानिकी योजना कब शुरू की गई थी? तो मध्य प्रदेश में सामाजिक वानिकी योजना 1976 में प्रारंभ की गई थी। सामाजिक वानिकी योजना का उद्देश्य क्या था? निजी वृक्षारोपण को बढ़ावा देना। इसका उद्देश्य क्या था? जैसे निजी वृक्षारोपण को हम बढ़ावा देना था। और कृषि वानिकी को बढ़ावा देना। और इसका क्या उद्देश्य था? वृक्षारोपण, उद्यानिकी, वानिकी आदि को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना। तो सामाजिक वानिकी योजना 1976 से प्रारंभ हुई, जो निजी वृक्षारोपण को बढ़ाना, कृषि वानिकी को बढ़ावा देना और आर्थिक सहायता देना इसका उद्देश्य था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 66, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार मध्य प्रदेश के राजस्व में वानिकी का योगदान कितने करोड़ का है? तो वानिकी का योगदान कितना है? 1262 करोड़ का है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 1262 करोड़। मध्य प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वानिकी का योगदान 1262 करोड़ है। राजस्व कितना मिल रहा है वानिकी से? 1262 करोड़ रुपए मिल रहे हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, किस वन का विस्तार मध्य प्रदेश में सर्वाधिक है? तो उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, ट्रॉपिकल ड्राई डिसिडियस फॉरेस्ट, उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन मध्य प्रदेश में सर्वाधिक है। इनकी कितने हैं? 40.86%, 40.86% जो मध्य प्रदेश में फॉरेस्ट है वो कैसे है? वो ड्राई एंड डिसिडियस फॉरेस्ट है, उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन है। और कांटेदार वन कितने हैं? तो दोस्तों कांटेदार वन मात्र 2.72% है। उसके बाद कौन से सबसे ज्यादा है? तो इसके बाद आर्द्र पर्णपाती वन है। कितना? 17.65%, 17.65% क्या है? ये आर्द्र पर्णपाती वन है, रेन डिसिडियस फॉरेस्ट है। और ड्राई डिसिडियस फॉरेस्ट शुष्क पर्णपाती वन 40.86% है। तो ये इसको आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, मध्य प्रदेश में अभिलिखित वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत संरक्षित वन के अंतर्गत आता है? जो टोटल रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया है मध्य प्रदेश में, उसके कितना परसेंट प्रोटेक्टेड एरिया है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट मध्य प्रदेश में आता है? तो ये 32.48% जो टोटल रिकॉर्डेड फॉरेस्ट है मध्य प्रदेश में, उसमें से क्या है? प्रोटेक्टेड है। तो 42.48
परसेंट क्या है जो है संरक्षित है, संरक्षित वन कितने हैं 32.48%, तो ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। मध्य प्रदेश में अवर्गीकृत वन क्षेत्र कितना प्रतिशत अभिलिखित है? तो अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट एरिया कितनी है? अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट एरिया कितनी है? 1.8% अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट एरिया है मध्य प्रदेश में, ये भी ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न चलते हैं, मध्य प्रदेश की पहली वन नीति सूखी गई। तो दोस्तों मध्य प्रदेश की पहली वन नीति कब आई थी? 1952 में आई थी, 1952 में आई थी। और इसका उद्देश्य क्या था? वन संरक्षण प्रणाली को बढ़ावा देना, वन संरक्षण प्रणाली को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य था, जो 1952 में आई थी। और साथ ही वनों का विकास करना, वनों का विकास करना इसका फॉरेस्ट पॉलिसी, फर्स्ट फॉरेस्ट पॉलिसी का उद्देश्य था। और इसे संशोधित करके फिर कब संशोधित अमेंडमेंट करके कब लाया गया? 2005 में न्यू फॉरेस्ट पॉलिसी लाई गई, नई वन नीति 2005 में लाई गई, वन नीति लाई गई। तो ध्यान रखना है, नई वन नीति 1992 में। और कुछ फॉरेस्ट से रिलेटेड हम इंफॉर्मेशन देख लेते हैं, जैसे पंचवन योजना। पंचवन योजना के बारे में जानते हैं। पंचवन योजना किससे संबंधित है? तो 1976-77 में चलाई गई, 1976-77 में प्रारंभ की गई। इसका उद्देश्य था कि प्रत्येक जिले में 33% क्या किया जाए? वृक्षारोपण किया जाए, वृक्षारोपण किया जाए। तो इसको 33% हमको क्या बढ़ाना है? फॉरेस्ट कवर को बढ़ाना है। और एक और योजना को यहीं पे देख लेते हैं, एकलव्य शिक्षा विकास योजना। एकलव्य शिक्षा विकास योजना, शिक्षा विकास योजना। एकलव्य शिक्षा विकास योजना से क्या तात्पर्य है? तेंदुपत्ता के संग्रहणकर्ता के बच्चों को शिक्षा प्रदान करना। जो तेंदुपत्ता संग्रहण करते हैं उनके जो बच्चे हैं उनको शिक्षा प्रदान करने के लिए, बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए कौन सी स्कीम आई है? तो एकलव्य शिक्षा विकास योजना है। एक और इसी से संबंधित है चरण पादुका योजना। चरण पादुका योजना, चरण पादुका योजना का संबंध किससे है? इसका भी संबंध तेंदुपत्ता संग्रहणकर्ता से है, तेंदुपत्ता का जो संग्रहण करता उन्हीं से संबंध है इसका भी। और ये कब चालू हुई? 2018 में चालू हो गई थी। कुछ पुरस्कार भी हैं, उनको भी देख लेते हैं। जैसे पुरस्कार यहाँ पे देखते हैं, बसामन मामा वन संरक्षण पुरस्कार, बसामन मामा वन संरक्षण पुरस्कार, वन संरक्षण पुरस्कार। ये कहाँ पे है? बसामन मामा विंध्य क्षेत्र में आते हैं, वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करने के लिए। इसको फॉरेस्ट कवर, वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करने के लिए इन्होंने ये नया पुरस्कार प्रारंभ किया गया। दूसरा पुरस्कार कौन सा है? वन प्रहरी पुरस्कार, वन प्रहरी पुरस्कार। वन प्रहरी पुरस्कार का संबंध किससे है? अग्निरोधक कार्य करने के लिए है, अग्निरोधक कार्य करने के लिए कौन सा पुरस्कार है? वन प्रहरी है। और एक और देख लेते हैं, अमृता देवी विश्नोई, अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार, विश्नोई, अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार किससे संबंधित है? वन एवं वन्यजीव के संरक्षण से है, वन एवं वन्य जीव के संरक्षण से है, वन जीव के संरक्षण से है। तो ध्यान रखना है हमको। आया था फर्स्ट फॉरेस्ट पॉलिसी कब आई? 1952 में आई, फिर इसको अमेंड करके 2005 में न्यू फॉरेस्ट पॉलिसी आई है। फॉरेस्ट पॉलिसी का उद्देश्य क्या होता है? वन संरक्षण प्रणाली को बढ़ावा देना, साथ में वनों का विकास करना। तो पहली वन नीति कब आई है? पहली वन नीति 1952 में आई, फिर इसको अमेंड करके कब? 2005 में न्यू फॉरेस्ट पॉलिसी आई है। अब हमको फॉरेस्ट से संबंधित कुछ योजना देख लेते हैं। जैसे पंचवन योजना में प्रत्येक जिले में 33% तक वृक्षारोपण करना। पंचवन का क्या है? प्रत्येक जिले में 33% तक वृक्षारोपण करना। एकलव्य शिक्षा योजना किसने? जो तेंदुपत्ता के संग्रहण करता है उनके बच्चों को एजुकेशन देने के लिए कौन सी योजना आई? एकलव्य शिक्षा विकास योजना। चरण पादुका योजना का संबंध किससे? तेंदुपत्ता संग्रहण करने वाले से इनका भी संबंध है, जो 2018 में आई। बसामन मामा पुरस्कार किससे संबंधित है? बसामन मामा वन संरक्षण पुरस्कार, ये वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए है। वन प्रहरी पुरस्कार किससे है? अग्निरोधक काम करने के लिए है। और अहिल्या देवी विश्नोई पुरस्कार वन व वन जीव संरक्षण के लिए है। हम अगले प्रश्न में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71। मध्य प्रदेश में संयुक्त वन प्रबंधन समिति का प्रथम प्रस्ताव कब पारित हुआ? तो संयुक्त वन प्रबंधन समिति का प्रथम प्रस्ताव कब पारित हुआ? तो ये दोस्तों 22 अक्टूबर 2001 कब पारित हुआ? 22 अक्टूबर 2001 को पारित हुआ, 22 अक्टूबर 2001 को पारित किया गया, जिसके अनुसार 3 प्रकार की वन समितियों का गठन किया जाएगा। तो वन प्रबंधन समिति का प्रथम प्रस्ताव 22 अक्टूबर 2001 को जारी किया गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। मध्य प्रदेश राज्य का पहला कार्बन फ्लेक्स टावर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा किस जिले में स्थापित किया गया? तो यहाँ पे देखना है हमको कि फ्लेक्स टावर की बात हो रही है, इसको कौन सा संगठन स्थापित करता है? इसरो,
अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन स्थापित करता है। और मध्य प्रदेश में पहली बार कहाँ लगाएगा, तो मध्य प्रदेश में पहली बार बैतूल में लगाया गया। कब लगाया था, 2012 में बैतूल में लगाया गया इसरो के द्वारा। इसका काम था एक तरह से कार्बन मापन है, कार्बन मापन केंद्र है, कार्बन मापन केंद्र है। और दूसरा अभी 2017 में लगाया गया, पहला तो बैतूल में, और दूसरा कब लगाया गया, सेकंड जो लगाया गया 2017 में लगाया गया। और इस दूसरा कार्बन टावर कहाँ लगाया गया, तो मंडला के कान्हा नेशनल पार्क में, कान्हा नेशनल पार्क में लगाया गया। इसका उद्देश्य क्या है, जलवायु का अध्ययन करना। सेकंड फ्लक्स टावर का उद्देश्य क्या है, जलवायु का अध्ययन करना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। किस जिले में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2018 में देश का प्रथम स्पाइडर हाउस स्थापित करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। दोस्तों स्पाइडर हाउस कहाँ बनाया जा रहा है, तो ये जबलपुर में बनाया जा रहा है। जबलपुर में कहाँ बनाया जा रहा है, तो जबलपुर में स्थित उष्णकटिबंधीय, ये भी ध्यान रखना है कि उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान कहाँ स्थित है, वन अनुसंधान कहाँ स्थित है, तो जबलपुर में स्थित है। यहाँ के प्रसिद्ध एक वरिष्ठ वैज्ञानिक थे, क्या नाम था वैज्ञानिक का, सुमित चक्रवर्ती। सुमित चक्रवर्ती जी ने क्या किया, विभिन्न हिस्सों से मकड़ियों को, जो स्पाइडर को, मकड़ियों को एकत्र कर और संरक्षित किया। और जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जो कहाँ स्थित है, जबलपुर में स्थित है, इसमें ब्रीडिंग लैब और स्पाइडर गार्डन से मकड़ियों का संग्रह किया है। ठीक है, तो पहला स्पाइडर हाउस जबलपुर में खोला गया, यह ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। मध्य प्रदेश लघु वनोपज संघ, मध्य प्रदेश लघु वन उत्पाद संघ के अनुसार विपणित उत्पादों का ब्रांड नाम क्या है, तो ब्रांड नेम क्या है जो लघु वनोपज संघ द्वारा वितरित किया जाता है, विंध्य हर्बल्स नाम से चल रहा है। और ये 22 से ज्यादा इसके सेल्स पॉइंट है जहां पे चल रहा है साथ में। और किस नाम से ये बेच रहा है, तो ये कुछ क्षेत्रों में इसको बल के नाम से, 22+ क्षेत्रों में संजीवनी आयुर्वेद, संजीवनी आयुर्वेद, आयुर्वेद। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। मध्य प्रदेश लघु वनोपज विकास संघ की स्थापना मध्य प्रदेश में की गई, तो मध्य प्रदेश में 1984 में लघु वनोपज विकास निगम की स्थापना 1984 में की गई है। इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, तो इसका मुख्यालय, इसका हेडक्वार्टर मुख्यालय कहाँ है, भोपाल में है। इसका मुख्यालय भोपाल में है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 76। मध्य प्रदेश में वानकी संदेश और वन धन नामक पत्रिका, वानकी संदेश किस पत्रिका की बात कर रहा है, वानकी संदेश और वन धन नामक पत्रिका किस संस्थान से प्रकाशित हो रही है, तो किस संस्थान से प्रकाशित हो रही है, मध्य प्रदेश राज्य वन अनुसंधान। कहां से प्रकाशित हो रही है, वानकी संदेश और वन धन नामक पत्रिका राज्य वन अनुसंधान संस्थान जबलपुर से प्रकाशित हो रही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 77। अमृता देवी स्मृति पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ किया गया, तो अमृता देवी स्मृति पुरस्कार कब 2008-9 में प्रारंभ किया गया, 2008-9 में अमृता देवी स्मृति पुरस्कार प्रारंभ किया गया, 2008-9 में प्रारंभ किया गया। एक इस पे प्रतिवर्ष वन एवं वन जीव संरक्षण के लिए, वन एवं वन जीव संरक्षण के लिए, वन जीव संरक्षण के लिए उत्कृष्ट योगदान के लिए इसको जारी किया गया है। और यह पुरस्कार 1994 में, कब 1994 में अमृता देवी की स्मृति में सबसे पहले राजस्थान सरकार द्वारा शुरू किया गया था। तो मध्य प्रदेश में अमृता देवी स्मृति पुरस्कार कब से, 2008-9 से प्रारंभ हुआ, ये ध्यान रखना है आपको। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 78। बसामन मामा स्मृति पुरस्कार किस वर्ष शुरू किया गया, तो 2009 में प्रारंभ किया गया, 2009 में प्रारंभ किया गया। इसका ये दो क्षेत्र के लिए दिया जाता है, एक तो बिंद क्षेत्र के लिए दिया जाता है, एक राज्य स्तर पे दिया जाता है। तो पहला पुरस्कार बिंद क्षेत्र के लिए 2 लाख का है और राज्य स्तर पे भी 2 लाख का है। तो ये ध्यान रखना है कि ये और किसके लिए है, वन संरक्षण को बढ़ावा देना, वन की प्रकृति को बढ़ावा देने के लिए बसामन मामा स्मृति पुरस्कार 2009 में प्रारंभ किया गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते, पचमढ़ी का भारत सरकार द्वारा जैव आरक्षित क्षेत्र कब घोषित किया गया, तो पचमढ़ी को कब बनाया गया, 3 मार्च 1999। भारत सरकार द्वारा 3 मार्च 1999 पचमढ़ी, जो कि सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान होशंगाबाद में स्थित है, भारत सरकार द्वारा 3 मार्च 1999 को जैव आरक्षित बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र घोषित किया गया। इसे 2009 में बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में मान्यता दी गई थी, यूनेस्को ने इसे 2009 में मान्यता दी। यूनेस्को के अनुसार कब हुआ, 3 मार्च 1999 में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 80। मध्य प्रदेश पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण की स्थापना कब हुई, मध्य प्रदेश पर्यावरण प्रभाव प्राधिकरण की स्थापना 10 अक्टूबर कब हुआ, 10 अक्टूबर 2017 को हुआ, 10 अक्टूबर 2017 को हुआ। और इसका मुख्यालय कहाँ, वन आकलन प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ, तो इसका मुख्यालय भी हमको भोपाल देखने को मिलेगा।
ध्यान रखना है। वन पर्यावरण प्रभाव आकलन 10 अक्टूबर 2017। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 81। इसमें हमें सूची दी गई है, एक सूची में अधिनियम है, दूसरी सूची में उसके वर्ष दिए गए हैं, तो हमको मिलाना है। तो सबसे पहले जल रोकथाम प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम। जल रोकथाम प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब आया? 1974 में आया। जल रोकथाम एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1974 में आया। और यहाँ पे ध्यान रखना है, जल रोकथाम एवं प्रदूषण नियंत्रण उपकर अधिनियम, उपकर अधिनियम क्या बोले तो 1977 में आया है। 1977 में आया है क्या? आपको ध्यान रखना, सेस एक्ट कब आया? 1977 में आया है। और एक्ट 1974 में आया है। और वायु रोकथाम प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम, वायु रोकथाम प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1981 को आया। कब आया? 1981 को आया। अपशिष्ट प्लास्टिक प्रबंधन और हैंडलिंग नियम, ये कब आया? ये 2011 को आया। 2011 को आया। तो ध्यान रखना है आपको। फिर से एक बार देखते हैं, जल रोकथाम प्रदूषण अधिनियम, तो एक बार इंग्लिश में देख लेते हैं। वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट, वाटर का प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट की बात करें तो कब आएगा? एक्ट आएगा 1974 में। और जब सेस एक्ट की बात की जाए, वाटर प्रिवेंशन कंट्रोल पॉल्यूशन सेस एक्ट, तो सेस एक्ट कब आएगा? 1977 में आएगा। ध्यान रखना। एयर प्रिवेंशन एंड पॉल्यूशन एक्ट कब आएगा? तो 1981 को आएगा। 1981 को आएगा। और वेस्ट प्लास्टिक मैनेजमेंट मैनेजमेंट हैंडलिंग रूल्स, ये कब आया? 2011 में आया। 2011 में आया। ध्यान रखना है आपको। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 82। मध्य प्रदेश में राज्य में कितने अभयारण्य है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य में वर्तमान में कितने अभयारण्य हैं? 24 अभयारण्य है। 24 अभयारण्य है। 24 अभयारण्य है। अब सबसे बड़ा कौन सा है? सबसे बड़ा है, अगर हम यहाँ पे बात करें सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा है नौरा देही। नौरा देही ये सबसे बड़ा है। और सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटा है, सबसे छोटा कौन सा है? राला मंडल, राला मंडल इंदौर है। राला मंडल इंदौर सबसे छोटा है। ध्यान रखना है आपको। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, टाइगर फाउंडेशन सोसाइटी की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई है? तो टाइगर फाउंडेशन सोसाइटी की स्थापना वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत की गई है। टाइगर सोसाइटी की स्थापना वन्य संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत की गई है। इसमें क्या होता है कि जंगली जानवरों को अवैध शिकार और प्रभावी नियंत्रण में राज्य सरकार मदद करती है। बाघों का आवास संरक्षण और सरकार की स्थानीय समुदायों को मदद करना, लघुप्राय प्रजातियों को संरक्षण में लगे लोगों को सहायता प्रदान करना, जैव विविधता के संरक्षण के बारे में जागरूकता देना, यही इसका प्रमुख विशेषता है। ध्यान रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 84। राज्य वन जीव बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो राज्य वन जीव बोर्ड के अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते। इसी तरीके से हमने देखा राज्य डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अध्यक्ष भी मुख्यमंत्री थे। राज्य वन जीव बोर्ड के अध्यक्ष कौन होंगे? मुख्यमंत्री होंगे। ये वन संरक्षण अधिनियम 2002 के अधिनियम 6 में मेंशन है, ये भी ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 85। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर WWF ने मध्य प्रदेश के प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च किया? WWF ने मध्य प्रदेश में प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च किया? तो 1973-74 में मध्य प्रदेश में प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 86। यहाँ पे हमको दो सूची दी गई है, एक सूची में राष्ट्रीय उद्यान है, दूसरी सूची में उसका क्षेत्र है, हमको मिलाना है। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ कितने किलोमीटर का है? 940 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है। बांधवगढ़ कितना है? 449 वर्ग किलोमीटर है बांधवगढ़। 449 बांधवगढ़ है। पेंच कितना है? 543 वर्ग किलोमीटर पेंच है। और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान 293 वर्ग किलोमीटर पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है। तो आपको ध्यान रखना, एक बार फिर से, कान्हा किसली 940 स्क्वायर किलोमीटर, बांधवगढ़ 449 स्क्वायर किलोमीटर, पेंच 543 स्क्वायर किलोमीटर, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान 293 स्क्वायर किलोमीटर। तो ध्यान रखना है, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 2341। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 87। बांधवगढ़ इनहेरिटेंस एंड वाइल्ड मध्य प्रदेश पुस्तक के लेखक कौन है? इस इनहेरिटेंस एंड वाइल्ड मध्य प्रदेश पुस्तक के लेखक कौन है? बिट्टू सहगल है। बिट्टू सहगल इस पुस्तक के लेखक हैं, इसको भी ध्यान रखना है आपको। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 88। वर्ष 2020-21 के आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राजकीय राजमार्ग कौन सा है? तो सबसे छोटा राजकीय राजमार्ग कौन है? SH1A है। सबसे छोटा राजमार्ग SH1A है। कौन सा है? SH1A है, जिसकी राज्य में कुल लंबाई कितनी है? 5 किलोमीटर। इसकी लंबाई 5 किलोमीटर है। इसकी लंबाई 5 किलोमीटर है। SH1 ये क्या है? सबसे बड़ा राजकीय राजमार्ग है। ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 89। मध्य प्रदेश में अपनी वस सूत्र सेवा योजना का प्रारंभ किया गया। वस सूत्र सेवा योजना का प्रारंभ 23 जून 2018 को किया गया। 23 जून 2018 को किया गया। इस वस सूत्र योजना में 23 जून 2018 को जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से अमृत योजना के तहत
तहत शुरू की गई है? कौन से किस योजना की बात कर रहे हैं? बस सूत्र सेवा योजना, 23 जून 2018। नेक्स्ट क्वेश्चन 90, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना का प्रारंभ कब हुआ है? तो मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना का प्रारंभ 2010-11 में हुआ, 2010-11 में हुआ है, ध्यान रखना है आपको। अगले प्रश्न की ओर चलते, क्वेश्चन नंबर 91, मध्य प्रदेश का बड़ा यात्री क्षेत्र बस स्टैंड, मध्य प्रदेश का बड़ा यात्री क्षेत्र बस स्टैंड कहाँ है? तो खरगोन में है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा बस स्टैंड कहाँ पे है? तो नानाखेड़ा जबलपुर है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अंतर जिला बस, अंतर सबसे बड़ा करके यहाँ पे पूरा नहीं लिखा है, अंतर जिला बस, सबसे बड़ा अंतर जिला बस कौन सा है? टीकमगढ़ है, टीकमगढ़ है। और सर्वाधिक राजस्व देने वाली परिवहन चौकी कहाँ पे है? तो सिंधवा में है, सिंधवा में, आपको ध्यान रखना है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 92, मध्य प्रदेश में महिलाओं के लिए निःशुल्क ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की योजना क्रम, महिलाओं के लिए निःशुल्क ड्राइविंग लाइसेंस बन रहा है 28 दिसंबर 2015 से, 28 दिसंबर 2015 से बन रहा है, ध्यान रखना है। अगला, मध्य प्रदेश के किस शहर में मध्य प्रदेश के चौराहे के नाम से जाना जाता है? तो मध्य प्रदेश का चौराहा किसे कहते हैं? ब्यावरा राजगढ़ को कहते हैं, मध्य प्रदेश का चौराहा ब्यावरा राजगढ़ को कहते हैं। इस शहर में इससे, क्योंकि इस शहर से कई राष्ट्र, क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि कई राजमार्ग गुजरते हैं, राज कई राजमार्ग गुजरते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 94, 2020-21 के अध्ययन आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश से गुजरने वाला वह कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है जो भारत के 4 प्रमुख राज्यों कौन से, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा को संयुक्त रूप से जोड़ता है? तो कौन संयुक्त रूप से जोड़ता है? तो NH 148 है, NH 148 है जो गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा को जोड़ता है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? इसकी कुल लंबाई 225 किलोमीटर, ये भी ध्यान रखना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश का प्रथम रेल मार्ग कब प्रारंभ हुआ? तो प्रथम रेल मार्ग 1867 में प्रारंभ हुआ, जो कि दिल्ली मुंबई का पार्ट था, दिल्ली मुंबई रेल मार्ग का पार्ट था। कब? 1967 में प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में नैरो गेज ट्रेन का संचालन किस रेलवे द्वारा किया गया था? मध्य प्रदेश में नैरो गेज ट्रेन का संचालन किस रेलवे कंपनी द्वारा किया गया था? तो कौन सी रेलवे कंपनी? ग्रेट ब्रिटिश पेनिनसुला रेलवे कंपनी, ग्रेट ब्रिटिश पेनिनसुला रेलवे कंपनी के द्वारा इसका संचालन किया गया था, ध्यान रखना है आपको। कब किया गया था? तो 30 जून 1935 से 30 जून 1935 से 1 अप्रैल 1950, 1 अप्रैल 1950, 1 अप्रैल 1950 तक नैरो गेज ट्रेन का संचालन कौन किया? ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे कंपनी ने किया, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में किस जिले में पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय स्थित है? पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? जबलपुर में स्थित है, ध्यान रखना है, पश्चिम रेलवे का मुख्यालय जबलपुर में स्थित है। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98, मध्य प्रदेश का पहला वाईफाई एवं कैशलेस सुविधा युक्त स्टेशन कौन है? कैशलेस सुविधा युक्त स्टेशन है हबीबगंज भोपाल, हबीबगंज भोपाल है, ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ना है, मध्य प्रदेश की सुदृढ़ रेल परिवहन व्यवस्था के लिए कितने रेलवे मंडल बनाए गए हैं? तो मध्य प्रदेश की सुदृढ़ रेल व्यवस्था के लिए 3 रेलवे मंडल बनाए गए हैं, 3 रेलवे मंडल बनाए गए हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 100, मध्य प्रदेश में परिवहन संबंधी सूची 1, सूची 2 से मिलित कीजिए तथा सूचियों को नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर लिखिए। सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। अब यहाँ पे हम देखते हैं, एक बार फिर देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से हमें सुमेल करना है। तो सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है? तो ये इटारसी हुआ, ध्यान रखना है, इटारसी हो गया आपका। और इलेक्ट्रिक इंजन कहाँ पे बन रहे हैं? तो इलेक्ट्रिक इंजन कहाँ बन रहे हैं? भोपाल में बन रहे हैं। डीजल इंजन कहाँ बन रहे हैं? तो इंदौर और विदिशा में बन रहे हैं। डीजल इंजन कहाँ बन रहे हैं? इंदौर और विदिशा, विदिशा में बन रहे हैं, इंदौर और विदिशा में बन रहे हैं। और रेल रोड स्प्रिंग फैक्ट्री कहाँ पे है? तो ये ग्वालियर में है, ग्वालियर में है, ये कहाँ पे है? ग्वालियर में है। इस तरह से सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 2143। सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ऑप्शन डी 2413, 2413। तो दोस्तों हमने देखा 100 क्वेश्चन विद डिटेल एनालिसिस। आई होप आप इससे बेनिफिटेड होंगे, और देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।